खबर इस वक्त की बता रहे हैं। हमले पर ईरान की तरफ से बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। अमेरिका के साथ हिसाब बराबर किया। तो ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ हिसाब बराबर कर लिया गया है। अमेरिका ने जितना बम मारा है उतना हमने भी मारा है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। हमले पर ईरान की तरफ से भी बयान सामने आया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ हिसाब हमने बराबर कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। अमेरिका ने जितना बम मारा उतना हमने भी मारा। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। मौजूदा हालात पर अमेरिका के साथ हिसाब बराबर किया गया है। अमेरिका ने जितना बम मारा उतना हमने भी मारा। हमले पर ईरान की तरफ से ये बड़ा बयान, बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं और इसी पर ट्रंप की बैठक भी चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि अमेरिका ने जितना बम मारा डॉक्टर करोड़ी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अभी ट्रंप जो है ईरान इजराइल मामले पर बैठक कर रहे हैं। ईरान ने 6 मिसाइलें दागी है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मैडम, ऐसा है कि जब अमेरिका ने जो 3 न्यूक्लियर बेस पे अटैक किया था, स्ट्राइक किया था ईरान में, उसके बाद ये मान के चल रहे थे कि ईरान के आसपास जो अमेरिकन बेस हैं मिडिल ईस्ट में, उन पे ईरान स्ट्राइक कर सकता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए कतर जैसे देश ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया था। तो फिर भी ईरान ने इराक और कतर में जहां अमेरिकन बेस है वहां स्ट्राइक किया है। तो कतर और इराक दोनों ने ही ईरान की आलोचना की है, क्योंकि वो बेस हैं उन कंट्री में है और उन कंट्रीज की परमिशन से ही अमेरिका ने बेस वहां बना रखे थे। तो अब वो कतर और इराक ये मानेंगे कि कतर पे अटैक किया है या इराक पे अटैक किया है, तो मुझे नहीं लगता वो स्थिति बनेगी, क्योंकि उन्होंने कतर पे या इराक पे अटैक नहीं किया, स्ट्राइक नहीं किए मिसाइल, वो अमेरिकन बेस पे की है। तो ये तो ग्राउंड जीरो की स्थिति है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपनी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और बुला के वो असेस कर रहे हैं कि ईरान में एटॉमिक जो बेस थे वहाँ कितना नुकसान हुआ है और उसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और कोई उसके स्पिल ओवर इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी भी एक्टिव हो गई है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री वो रशिया में हैं और रशिया, पाकिस्तान और चीन ने मिलकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक संयुक्त प्रस्ताव रखा है इन 3 देशों ने कि कूटनीति का रास्ता अपनाया जाए और ये जो स्ट्राइक करने का है, चाहे वो अमेरिका करे चाहे ईरान करे, इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी एक्टिव हो गई है और तो उसमें क्या निर्णय होता है, देखिए निश्चित रूप से वो निर्णय तो नहीं हो सकता सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि जो परमानेंट मेंबर हैं अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, लगता नहीं कि वो इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। तो लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये डिमांड बढ़ गई है कि कूटनीति की तरफ लौटा जाए, स्ट्राइक बंद किया जाए। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कोई न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहता है। अगर मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर फ्री रीजन घोषित कर दिया जाए, ये कह दिया जाए कि मिडिल ईस्ट में कोई न्यूक्लियर पावर नहीं होगा, तो ईरान इसके लिए तैयार है। तो अब कूटनीति की तरफ अभी तत्काल तो मुझे नहीं लगता कि लौटेंगे, लेकिन ऐसे प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शुरू हो गए हैं। और अगर अमेरिकन बेस से जो सऊदी अरब में है, इराक में है, कतर में है, अगर अब काउंटर अटैक होता है अमेरिका के द्वारा तो फिर स्थिति बिगड़ सकती है। और उसके साथ साथ अगर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे अमेरिका के अलाई हैं,
मित्र राष्ट्र हैं, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो हालात और बिगड़ने की संभावना बन रही है। जी मैम। क्या इससे अमेरिका और ईरान के बीच सीधा युद्ध छिड़ सकता है? इस पर क्या करना है आपको? देखिए, सीधा युद्ध इस रूप में हो सकता है कि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान में केवल एयर स्ट्राइक से या मिसाइल के स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। अगर वो ईरान को पूरी तरह से निस्तानबूद करना चाहते हैं, निस्तानबूद इस सेंस में कि ईरान में वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, और सत्ता परिवर्तन केवल एयर स्ट्राइक से या मिसाइल स्ट्राइक से नहीं हो सकता। उसके लिए आपको इन्फेंट्री आर्मी का यूज करना पड़ेगा जो ईरान में एंटर हो, और अगर युद्ध हो जाता है तो निश्चित रूप से अमेरिका और अमेरिका के मित्र राष्ट्र सेना का यूज करेंगे। तो वो कतर की साइड से भी हो सकता है, इराक की साइड से, और इधर पाकिस्तान की साइड से भी ईरान में एंटर हो सकती है। अगर वो हालात बनते हैं तो हालात बहुत खतरनाक हालात की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ईरान इराक की तरह से नहीं है, सीरिया की तरह से नहीं है, लीबिया की तरह से नहीं है, या अफगानिस्तान की तरह नहीं है। ईरान एक अलग तरीके का देश है जो स्वयं अपने आप में शक्तिशाली है, क्योंकि ईरान का जो मिसाइल पावर है वो बहुत ज्यादा है। एयर पावर तो नहीं है, मिसाइल पावर बहुत ज्यादा है, और ईरान की आर्मी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, तो वो निश्चित रूप से फाइट करेगी, आसानी से वो ग्राउंड फोर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो उस हालात में ईरान में एक तरह का सिविल वार की सिचुएशन हो सकती है। एक अन्य इजिप्ट में जो पुराने यहाँ के शासक थे पहलवी रेजा पहलवी, उन्होंने भी ईरान की जनता से अपील की है कि वो इन मुल्लाओं की सरकार को हटाए और नए शासन की वहाँ स्थापना करे। वो लंबे समय से मिस्र में रह रहे हैं। 79 की जब ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई थी उसके बाद से इजिप्ट में रह रहे हैं। तो उन्होंने भी ईरान की जनता से अपील की है कि इस जो खुमैनी की सत्ता है उसको उखाड़ फेंके और एक नए ईरान का निर्माण करें। ट्रंप ने भी ये कहा है कि मेक ईरान अगेन ग्रेट नहीं होता है तो यहाँ सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, ईरान को फिर से ग्रेट बनाने की वो बात कर रहे हैं। तो क्या मौला की जगह मोनार्क की स्थापना करेंगे या डेमोक्रेसी लाएंगे, अभी ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि रजा पहलवी हैं वो तो एक शासक है, राजतंत्र के रूप में है। तो क्या ईरान में फिर से राजतंत्र लाएंगे मुल्लाओं की जगह, या कोई अलग प्रजातांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करेंगे? इसके बारे में अभी कंफ्यूजन सा है, क्योंकि पहलवी का ये स्टेटमेंट देना इसका मतलब तो ये होता है कि वहाँ फिर से राजतंत्र की स्थापना करेंगे और जो पहलवी वंश है उसका शासन वहाँ स्थापित करना चाहेंगे अमेरिका, इजराइल और अन्य मित्र राष्ट्र मिलके। जी डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, इस तरह के हमलों से भारत जैसे देशों की विदेश नीति पर क्या असर पड़ सकता है, खासकर जब दोनों पक्षों से भारत के रिश्ते अच्छे हैं? देखिए, भारत की विदेश नीति ही नहीं, भारत अभी तक तो संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इजराइल और ईरान दोनों में भारत का स्टेक है। स्टेक यह है कि देखिए, ईरान में जो चाबहार बंदरगाह है उसको भारत ऑपरेट कर रहा है, और चाबहार बंदरगाह से यूरोप तक व्यापार की जो प्लान है, एक अन्य जो रशिया से लेके सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान होते हुए ईरान तक जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसमें भी भारत भागीदार है। ईरान से भारत को ऑयल भी मिलता है और ईरान में भारत के लोग भी रहते हैं। दूसरी तरफ अगर इजराइल में हम देखें तो वहाँ का हाइफा बंदरगाह है, उसमें भारत का इन्वेस्टमेंट है, 70% इन्वेस्टमेंट भारत का है। और ईरान ने जो अटैक किया है वो हाइफा बंदरगाह को तेल अवीव के अलावा हाइफा बंदरगाह और उसके आसपास के एरिया को टारगेट किया है। एक अन्य बात है कि जो एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का प्लान है जो चीन की बेल्ट एंड रोड को काउंटर करने के लिए, तो उसमें हाइफा एक मेन पॉइंट है। तो जो इंडिया का एक सपना है, एक एम्बिशियस प्लान है कि यूरोप से लेके इंडिया तक एक ट्रेड कॉरिडोर बनाना,
उस पे निश्चित रूप से इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इजराइल के साथ जो डिफेंस इक्विपमेंट है उनका भी इंडिया के साथ समझौता है। एक अन्य जो एग्रीकल्चर के फील्ड में इजराइल और इंडिया काफी सहयोग कर रहे हैं, तो भारत का दोनों देशों से सहयोग है। तो इसीलिए भारत एक संतुलन की नीति अपना रहा है, किसी का एक का पक्ष नहीं ले रहा है। अब भारत की सबसे बड़ी जो चिंता है, एक तो ये कि जो इंडियंस रहते हैं इराक में भी, ईरान में भी और इजराइल में भी, उनको इवैक्यूएट कैसे किया जाए। ईरान से कुछ को इवैक्यूएट किया है, 500 से अधिक को लिया है, लेकिन बाकी और बहुत से हैं, उनको कैसे सेफ तरीके से निकाला जाए, एक तो ये भारत की चिंता है। दूसरा, अगर ये स्थिति बिगड़ती है, उसमें कतर, इराक, ये देश भी, क्योंकि जब ईरान वहां अमेरिकन बेसेस पे अटैक करेगा तो ये पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा, और अगर क्षेत्र में फैलता है तो भारत में सबसे ज्यादा रिमिटेंस है वो इसी क्षेत्र से आता है। $50 बिलियन एनुअली भारत को में फॉरेन एक्सचेंज आता है, तो उस पर नकारात्मक असर पड़ेगा। दूसरा, जो ईरान ये कह रहा है कि जो हरमुज स्ट्रेट है वहां से ऑयल जाता है, उसको हम रोक देंगे। अगर उसको रोक देते हैं तो अरेबियन सी से जो तेल आता है भारत की तरफ, जो एनर्जी का सोर्स है, उसको वो नहीं आएगा, और दूसरे रास्तों से लाएंगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उस पर भी असर पड़ेगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, इस क्षेत्र में जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, एनआरआईज हैं, इंडियन डायस्पोरा, वो सबसे ज्यादा यूएई और सऊदी अरब में है, अमेरिका से भी ज्यादा इन देशों में है, मिडिल ईस्ट में है। तो जो भारत के लोग वहां रहते हैं उनके लिए भी बड़ी खतरनाक स्थिति बन जाएगी। बहुत से लोग तो जो मैनुअल लेबरर हैं, एक मजदूरों के रूप में काम करते हैं, तो उनकी हालत भी खराब हो सकती है, क्योंकि जब आर्थिक गतिविधियां नहीं चलेंगी तो उनको रोजगार पे असर पड़ेगा। रोजगार पे असर पड़ने के साथ साथ भारत उनको किस तरीके से लाएगा, या क्या उनकी हेल्थ का या उनके जीवन को कैसे बचाएगा अगर हालात बिगड़ते हैं, तो ये भारत की चिंता हो सकती है। और एक अन्य, भारत अगर उनसे ऑयल तो लेता है, लेकिन भारत खुद भी बहुत से सामान सप्लाई करता है, कंज्यूमर आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, वो भारत बहुत ज्यादा सप्लाई करता है इन कंट्रीज को। तो वो अगर सप्लाई चेन रुकती है तो अरब कंट्रीज को तो नुकसान होगा ही, मिडिल ईस्ट को तो, लेकिन भारत का व्यापार भी प्रभावित होगा। तो भारत के सबसे ज्यादा स्टेट मिडिल ईस्ट में है, दूसरे देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है, और इसीलिए भारत की विदेश नीति है कि संतुलन बनाए रखे। और भारत अभी भी कूटनीति और संवाद की बात कर रहा है कि कूटनीति और संवाद होने से किसी भी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा है। जी मैम। जी डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, मैं नवीन पांडे बोल रहा हूँ। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आई है, ईरान ने जो कतर के अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दागी हैं, इससे एक बार फिर जो है पूरी दुनिया में जो है विश्व युद्ध खतरा मंडरा गया है। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर हमले का बदला लेने के लिए कतर में अमेरिका के अल उदीद एयर मिलिट्री बेस पर 6 मिसाइलें दागी हैं। मीडिया रिपोर्ट से बताया जा रहा है कतर की राजधानी दोहा में कई धमाकों की आवाज़ सुनाई गई है। हालांकि कतर के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को रोक दिया है और कोई भी हताहत नहीं हुआ है। कतर ने ईरान को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अब यहां से सवाल खड़ा होता है डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, जब कतर भी कह रहा है कि हम इसका जवाब देंगे, कतर इस हमले को अपने ऊपर मान रहा है, तो ये यहां से किस तरह देखते हैं आप जो है, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है कतर भी, और ईरान ने उस पर हमला किया है, तो ये जो है इस्लामिक जो बम की बात हो रही थी और इस्लामिक जो है देशों की बात हो रही, संबंधों की बात हो रही, यहां से चीजें बहुत उलझ नहीं जाएंगी? देखिए नवीन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस कतर के साथ साथ ऐसी भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इराक में भी जो अमेरिकन बेस है उन पे भी स्ट्राइक किया है ईरान ने। और अगर कतर और इराक इन्वॉल्व हो जाते हैं, देखिए ऐसा है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, किसी भी देश का बेस है उस पे अटैक होता है तो उस देश का एयर स्पेस या उस देश की जमीन पे कोई अटैक होता है तो वो खुद पे अटैक मानता है। एक ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि जो बेस है उस देश की परमिशन से है। तो परमिशन से होने का मतलब यह है कि कतर पे ईरान ने अटैक किया है।
वो कतर ईरान का ये कहना है कि अमेरिकन बेस का पे किया, हमने कतर पे नहीं किया है। लेकिन कतर तो स्वाभाविक रूप से ये मानेगा एक संप्रभु राष्ट्र की मेरे क्षेत्र में किया है तो ये मेरे ऊपर अटैक है। तो एक कानूनी दृष्टि से कतर यही मानेगा कि मेरे पे अटैक है। इसी तरह इराक भी यही मानेगा और पूरा क्षेत्र इन्वॉल्व होता है तो फिर दूसरे देश भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि टर्की ने पहले अनाउंस कर दिया है कि हम मिसाइल सप्लाई करेंगे ईरान को। क्योंकि अब जब ईरान के विदेश मंत्री जेनेवा में गए थे, यूरोपियन यूनियन के 3 विदेश मंत्रियों, जर्मनी, फ्रांस और यूके के विदेश मंत्रियों से बातचीत की, उसमें ईयू के प्रतिनिधि भी थे और वहां से बातचीत करके सीधे वो टर्की आए और टर्की आके फिर रशिया गए मॉस्को। तो ऐसी स्थिति में अगर वो देश इन्वॉल्व हो जाते हैं तो दूसरे देश भी मित्र राष्ट्र इन्वॉल्व होंगे और अगर इस तरह से इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है तो इस्लामिक यूनिटी तो ज्यादा नहीं लगती है। लेकिन अगर टर्की इन्वॉल्व हो जाता है और फिर सऊदी अरब इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि बहुत से देश हैं जो अमेरिका के साथ हैं, कतर, ओमान, ये तो संतुलन बना रहे हैं, लेकिन जॉर्डन, इजिप्ट जैसे देश अमेरिका के साथ अभी भी, सऊदी अरब संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी जो अरब वर्ल्ड है वो डिवाइडेड है और डिवाइडेड होने की वजह से अभी कह नहीं सकते कि किस तरह से होगा। पूरे इस्लामिक कंट्री एक साथ ईरान के साथ नहीं आ सकते, लेकिन चीन, रशिया और पाकिस्तान तीनों ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रस्ताव रखा है ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको तीसरे विश्व युद्ध होने से रोका जाए। यूएन के सेक्रेटरी जनरल भी ये कह रहे हैं कि इस तरह से अगर हालात बिगड़े तो विश्व युद्ध की तरफ जा सकते हैं, इसको रोकने के प्रयास होना चाहिए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का हालात हम देख रहे हैं, यूक्रेन को लेके, इजराइल और गाजा को लेके कितना इनअफेक्टिव हो रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा पाएगा, छोटे देशों में निभा सकता है, लेकिन जहां सुपर पावर और ग्रेट पावर इन्वॉल्व है वहां संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभाव कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन ये जो सुपर पावर का संतुलन कैसे होगा, चाइना और रशिया का क्या एटीट्यूड होता है आगे, ये सब उस पर डिपेंड करेगा। और इजराइल के, ईरान के विदेश मंत्री अभी रशिया में हैं, आगे रशिया क्या स्टैंड लेता है। रशिया ने तो रिक्वेस्ट किया कि भाई डिप्लोमेसी और कूटनीति से आगे बढ़े, युद्ध की तरफ नहीं जाएं, लेकिन क्या अमेरिका पे इसका असर होगा? क्योंकि इजराइल और अमेरिका जिस तरह के दोनों के घनिष्ठ संबंध हैं और इजराइल ने ट्रंप की जिस तरह प्रशंसा की है और ट्रंप ने जैसे इजराइल के नेतन्याहू की प्रशंसा की है, उससे ऐसा लगता है कि उनमें इतनी गहनता है कि वो इजराइल को कमजोर होते हुए नहीं देख सकता अमेरिका। और अब इस समय ईरान ने इजराइल पे जो नुकसान किया है वो नुकसान सबके, अमेरिका के भी और जो दूसरे मित्र राष्ट्र हैं उनको सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि अब वो मान के चल रहे हैं कि ये इजराइल के लिए अस्तित्व का संकट है। तो हर हालत में इजराइल को बचाना है, जब इजराइल को बचाएंगे तो युद्ध करेंगे तभी बचेगा। क्योंकि ईरान ने जिस तरह इजराइल को स्ट्राइक किया है, कल भी किया और उससे पहले भी किया, तो इजराइल बहुत छोटा देश है और छोटे देश में तबाही हो जाती है। तो लगभग गजा जैसा हालात अगर इजराइल में होता है जैसे गजा में इजराइल ने किया, तो इजराइल लंबे समय से यही चाह रहा था कि इसको हम रीजनल एक तरह का युद्ध बना दें, क्षेत्रीय युद्ध बना दें, क्योंकि गजा को लेके इजराइल की बहुत आलोचना हो रही थी, पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ थी, इंटरनेशनल कोर्ट ने भी वारंट इश्यू कर रखे थे। तो वो गजा से बाहर निकल के इसको पूरे क्षेत्र में फैलाना चाहते थे। इसमें इजराइल अब सफल हो गया है। तो अगर विश्व युद्ध की तरफ जाता है तो पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक स्थिति बनेगी। नवीन जी, डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, आपने जो है विश्व युद्ध की बात की, ये बिल्कुल जो है जो हालात हैं वो उस ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका जहां तक बात है उसके 8 से 10 हज़ार जो है वो सैनिक कतर के जो है सैन्य अड्डे पर हमेशा मौजूद रहते हैं। हालांकि